स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो गैसेस होते हैं वो एक जैसा बिहेव करते हैं अगर उनकी स्थिति सेम हो टेम्परेचर की, प्रेशर की, है ना, एज एक्सप्रेस्ड बाय गैस लॉज। तो इसमें हम लोग गैस लॉज भी देखेंगे। गैस लॉज होते क्या हैं? ये कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स एंड नियम हैं जो एप्लीकेबल हैं किसके लिए? गैस के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज आए, चाहे प्रेशर में या फिर वॉल्यूम के चेंज के लिए, और चेंज इन एनी वन ऑफ दीज अफेक्ट द अदर टू। और इसमें से किसी एक में भी कोई बदलाव क्या करेगा? बाकी दो को इफेक्ट करेगा। यानी अगर टेम्परेचर में बदलाव आता है तो वो प्रेशर और वॉल्यूम में इफेक्ट डालेगा। वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को वो इफेक्ट करेगा। तो पहला है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर आप बॉयल्स लॉ भी कह सकते हो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो वॉल्यूम है किसी गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, है ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। यानी कि V, अगर इसको V1, हाँ बस इतना ही, ठीक है, अभी बता रहे हैं। यानी कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? P1 के। तो अगर V1 चेंज होता है V2 के, तो वो V2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? P2 के। और ये रहेगा कैसा? कांस्टेंट। यानी कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2 इज इक्वल टू K। K का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आप अभी याद रखना, ये वाली चीज़ सिर्फ इतना आप अभी याद रखो। फिर आगे देखते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहता है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के अंडर में। ये क्या कहता है कि स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, या फिर द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ना बदलें, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 273 ऑफ इट्स वॉल्यूम फॉर ईच 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर वॉल्यूम 273 है तो हर 1 डिग्री इंक्रीज के लिए, ये 1 डिग्री डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इसका माइनस हो जाएगा, यानी 272 आ जाएगा। हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डिक्रीज करने पे, और वही इंक्रीज करने पे ये ऐड हो जाएगा। तो यही बात ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। तो अभी हम लोगों ने पहला क्या देखा था कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो गैस इक्वेशन में आके देखते हैं कि जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो वॉल्यूम है एक वो गिवन मास ऑफ ड्राई गैस का, वो वेरी करेगा इन्वर्सली एज द प्रेशर एंड डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब देख लेते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था हमारे प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, तो जब इसको हम लोग बदलेंगे, यानी कि V इज इक्वल टू T बाई P, और यहाँ पे हमको ये इन्वर्सली का साइन, ये जो इन्वर्सली का साइन है, इसको इक्वल टू करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? कि कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या लिख दें? अभी हम इसको लिख देते हैं केवल कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट ले लिया, तो अब क्या लिखेंगे हम? V इज इक्वल टू T अपॉन में P, और कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं? K लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम इसको और चेंज करें तो P हम इधर लाएंगे तो PV, और T इधर नीचे लेके आएंगे तो PV अपॉन में T क्या हो गया?
के, यानी कि ये एक कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पी वी अपॉन में टी इक्वल टू के कांस्टेंट। अच्छा, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम वी टू वी टू, यहाँ पे होगा V1 टू V2, प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 एंड टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तब क्या होगा? तब देखो, पहली बात तो हमको ये पता है कि पी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है, तो यानी कि P1 V1 अपॉन में T1 भी क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा। ऑल्सो अगर चेंज हुआ कुछ तो P2 V2 अपॉन में T2 भी क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा बन गया गैस इक्वेशन। और इसी से क्लास 9th में आपको याद होगा, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखे हैं। फिर आके देखते हैं हम लोग इधर की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कि जैसा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो चेंज करता है रिमार्केबली, यानी आप देख सकते हो उसको कंसिडरेबली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे जैसे तापमान में और दबाव में बदलाव आता है तो ये ज़रूरी हो जाता है, इट बिकम्स नेसेसरी, ताकि हम लोग चूज़ करें एक स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर का और प्रेशर का टू विच गैस वॉल्यूम कैन बी रिफर्ड। तो एक आपको पैमाना लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आपका 273 के, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन है फॉर टेम्परेचर, एंड 1 यहाँ पे क्या है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फॉर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो, ये मिलीमीटर में 760 लिखेंगे और इसमें 76 लिखेंगे, और अगर ऐसे मीटर में लिखना होगा तो 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। एसटीपी अगर देखो क्वेश्चन में, सवालों में हर जगह मिलेगा आपको कि एसटीपी है। एसटीपी में आप तुम ढूंढोगे उसमें कि क्या दिया हुआ है, तो एसटीपी का मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है, और प्रेशर कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये भूलना नहीं, अभी न्यूमेरिकल आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है कुछ टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो ऑब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल इसमें है। ए टेम्परेचर स्केल विथ ऑब्सोल्यूट 0 या फिर 0 केल्विन एज द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट स्केल और द केल्विन स्केल। तो ऑब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल क्या है, ऐसा कोई टेम्परेचर स्केल जिसमें ऑब्सोल्यूट 0 हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसमें तापमान कहाँ से शुरू हो, बिल्कुल नापना शुरू हो 0 से, है ना, और वो भी केल्विन में 0 से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। ऑब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन, और 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा ये 0 to 100 होता है हमारा नॉर्मल वाला, ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है, 273 से लेके 373 के तक होता है ना। तो इसीलिए देख रहे हो 0, ये 273, तो 0 डिग्री केल्विन अगर है तो मतलब -273 आपका डिग्री सेल्सियस है। तो ये रिलेशनशिप यहीं से आया है। ये आपका डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, ये केल्विन वाला है। तो ऐसा स्केल जिसमें 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब वो कैसा है, ऑब्सोल्यूट या केल्विन स्केल है। अब देखो ये जो चैप्टर है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। ये स्टोइकियोमेट्री करता क्या है, मेजर करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिश्ते, और इसको इस्तेमाल किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कितना अमाउंट प्रोडक्ट का या फिर रिएक्टेंट का प्रोड्यूस किया गया या ज़रूरत है किसी गिवन रिएक्शन में। डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग सब्सटेंसेस, कि जो सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में कैसा क्वांटिटेटिव रिश्ता है, जैसे कि वो पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेन बेसिक थीम तो अपना यही है। इसके बाद अब आएगा आपका गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये क्या कहता है, गे-लुसिक
1805 में पैदा हुए। इन्होंने ऑब्जर्व किया, अब पैदा हुए तो मालूम नहीं, लेकिन ये शायद इसी टाइम में इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा दैट ए सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक बिल्कुल साधारण रिश्ता एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ये इन्होंने खोज की थी, जो कि एक साथ रिएक्ट करते हैं वाटर फॉर्म करने के लिए। गै-लुसाक ने 1805 में ऑब्जर्व किया कि एक सिंपल रिलेशन है, एक साधारण रिश्ता है किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जो एक साथ रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, 1 लीटर ऑक्सीजन, वो क्या करता है, उसको चाहिए 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। 1 लीटर ऑक्सीजन को चाहिए 2 लीटर हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ वाटर वेपर, ताकि क्या मिल पाए, 2 लीटर वाटर वेपर का मिल पाए। सो ही फाउंड दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन द रेशियो 1/2। तो इनको क्या पता चला कि जो अपना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपका 1:2 के रेशियो में जो है कंबाइन करता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि 2 ये होगा और 1 ये होगा। ठीक है, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक, देख ही रहे हो, ये देखो 2 लगा हुआ है, 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है। व्हेन ही एक्सटेंडेड इज स्टडी, जब अपनी जो स्टडी थी, जो इन्होंने समझा था, इसको और आगे फैलाया बढ़ाया, तो इन्होंने ये देखा कि ये दूसरे गैसेस के लिए इन्होंने नोट किया, इन्होंने देखा कि यार सिमिलर रिलेशनशिप दिखता है बाकी के लिए भी। कॉन्सिक्वेंटली, और इसके रिजल्ट में इन्होंने जनरलाइज कर दिया अपने इस ऑब्जर्वेशन को, जो इन्होंने देखा एज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो यहाँ से इनको क्या पता चला कि भाई जितने भी गैसेस वो रिएक्ट कर रहे हैं ना आपस में, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसा हो गया, जनरलाइज्ड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन है ये कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स में विच बियर अ सिंपल रेशियो, उसमें सिंपल रेशियो होता है एक दूसरे के लिए, एंड टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोवाइडेड दैट मतलब कि आपको मेजर करना होगा वॉल्यूम सारे गैसेस का जो रिएक्ट हो रहे हैं और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो गैसेस रिएक्ट हो रहे हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या बियर करते हैं, सिंपल रेशियो बियर करते हैं, साधारण अनुपात में होते हैं। कब, जब उनको मेजर किया जाए सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे। अच्छा, तो गै-लुसाक लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ये याद रखने वाली बात है कि सिर्फ गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल है, लिक्विड और सॉलिड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। द वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी 0, यानी कि आप ध्यान देना कि जब हम लोग ये गैसेस के लिए पढ़ रहे होंगे तो हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको 0 कंसिडर करना है। अब ये जो लॉ है इसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है किससे, इससे, जैसे आपका है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का कंबाइन करेगा 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, ताकि क्या दे सके, 2 वॉल्यूम अमोनिया दे सके सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। यानी कि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन जो कि डाई एटॉमिक होता है, साथ में हाइड्रोजन ये भी डाई एटॉमिक होता है, और अमोनिया का आपको पता है NH3 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया का फॉर्म करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो रेशियो हो गया वो कितना आ गया आपका, 1:3:2 आ गया। तो ये देखो सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। ऐसे ही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑन कंबशन जब जलाया जाता है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का आप बर्न करोगे 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रेशियो कितना हो गया, ये 2 है तो और ये 1 है,
और ये कितना फॉर्म हुआ 2, तो रेशियो हो गया आपका 2:1:2। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, सारे ही गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, इससे भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन गे-लुसेक्स लॉ। तो जो कुछ भी अभी देखा, हो सकता है उसमें कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन अब हम जब प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, अभी न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को समझ में आ जाएगा जो छूटा होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए रिक्वायर होगा टू बर्न कंप्लीटली, पूरी तरह से जलाने के लिए 200 ml ऑफ एसिटिलीन, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपको तो इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए क्या होगा आपका, C2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन में बर्न करेगा, तो ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, और साथ में आपको वाटर मिलने वाला है। अभी इसको तुम बैलेंस करोगे, बैलेंस करने पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस तो है नहीं, ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो बैलेंस तो हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में कौन होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो, बैलेंस करोगे आप, तो बैलेंस करने पे आपका आएगा, 2 वॉल्यूम आएगा एसिटिलीन का, 5 वॉल्यूम आएगा ऑक्सीजन का, और 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा, साथ में 2 जो है कि वाटर का। तो अभी यहाँ पे देखो, ये हमने बैलेंस कर लिया, तो ये कितना है, 2 वॉल्यूम है, ये कितना है, 5 वॉल्यूम है, और ये कितना है, 4 वॉल्यूम है। ठीक है, और इसको लिक्विड और सॉलिड को हमको क्या लेना था, कंसिडर टू बी 0। याद रखने की चीज़ है, हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब ऊपर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आप तुम देखो, तो 2 वॉल्यूम एसिटिलीन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ताकि 4 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सके। ठीक है, तो देयरफॉर आपको कितना दिया था, 200 ml दिया हुआ था, तो 200 ml के लिए निकालना है आपको, तो कितना इसको रिक्वायर होगा, 200 ml एसिटिलीन है। ठीक है, तो इसको कितना चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा, देखो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन हर 2 वॉल्यूम के लिए, या फिर इसको देखो मैं यूनिटरी मेथड से करके दिखा देता हूं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि 2 वॉल्यूम C2H2 को चाहिए 5 वॉल्यूम O2, यानी 1 वॉल्यूम रहेगा C2H2 आपका, तो क्या चाहिए इसको, 5/2 वॉल्यूम O2 चाहिए। यानी अगर ये 200 ml हो जाएगा, तो ये आपको 5/2 इंटू 200, 2 1 जा 200 जा, कितना आ जाएगा आपका, 500 ml। ये 500 ml आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से बात करें, अगर हम लोग किसका, ऑक्सीजन के साथ साथ ये पता करना था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए भी देख लो, आपको 2 वॉल्यूम है ना C2H2 का क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका 4 वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करेगा CO2, 4/2 है ना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस करेगा। फिर वैसे ही हम लोगों को यहाँ क्या ले लेना है, यहाँ पे 200 ml है, तो 200 ml अगर हमने लिया हुआ है, तो 4/2 इंटू 200 CO2 प्रोड्यूस होगा, 2 1 जा 200 जा, यानी 400 ml CO2 प्रोड्यूस होगा 200 ml एसिटिलीन को जलाने पर। ठीक है, सिंपल रेशियो से हम लोगों ने कर लिया इसको यूनिटरी मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। ये सारे ही सॉल्व हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे तो सबको समझ में आएगा। कह रहा है कि इफ़ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड, ये दोनों को मिक्स किया गया, एक्सप्लोड किया गया, तो क्या कंपोजिशन बाय वॉल्यूम होगा रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर का। सबसे पहले देखो, आपको रिएक्ट किसको करवाना है, आपको हाइड्रोजन को और साथ में क्लोरीन को। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा,
आपका हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। यहाँ देखो क्या है, ये एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, लेकिन ये जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो अभी हमने देखा ये सिंपल रेशियो शेयर करेगा तो 1:2 आ जाएगा। तो एक वॉल्यूम क्लोरीन के लिए एक ही वॉल्यूम जो है कि वो चाहिए, है ना। सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन reacts with 1 volume of hydrogen, therefore 5.6 liter of chlorine will react 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। जब 1:1 का रेशियो है तो जितना आपके पास क्लोरीन है उतना ही तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, सिंपल रेशियो में। तो यानी कि आपका अनरिएक्टेड कितना बचेगा, देयरफॉर 6 लीटर आपका क्या है, हाइड्रोजन था, तो 6 - 5.6 इज इक्वल टू 0.4 लीटर ये हाइड्रोजन जो है ना आपका अनरिएक्टेड बच जाएगा। कैसा बच जाएगा, अनरिएक्टेड, यानी ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन में, ये बच जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि 1:1 का रेशियो ले रहा है। ठीक, ये कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे है कि वॉल्यूम ऑफ HCl कितना फॉर्म होगा। तो आप देखो 1:2 का रेशियो है ना, 1 वॉल्यूम है और यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, 1:2 का रेशियो है, यानी अगर ये 5.6 है तो ये उसका दुगना हो जाएगा। तो सिंस द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस इज फॉर्म्ड इज ट्वाइस, दुगना फॉर्म हो रहा है ना आपका, देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का दुगना फॉर्म हो रहा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2 × 5.6 इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स, इतना आएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट में आपका पूछ रहा था ना वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर, तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, 11.2 लीटर्स आपका ये HCl एंड 0.4 लीटर्स हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका बच गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, कितना वॉल्यूम प्रोपेन का इज बर्न्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द रिएक्शन, और ये रहा रिएक्शन, ये आपका मेथ एथ प्रॉप है, हाँ तो प्रोपेन है, और साथ में आपका 5 वॉल्यूम इसका है ऑक्सीजन का है, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही में 4 ये प्रोड्यूस हो रहा है आपका वाटर, इससे तो कोई लेना देना होगा नहीं। अच्छा, गैस वॉल्यूम्स मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन में मेजर किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5 वॉल्यूम है ये, ठीक, और ये 1 वॉल्यूम है, यानी कि 1 वॉल्यूम प्रोपेन के लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है। तो फ्रॉम above रिएक्शन ये क्लियर है कि फॉर एवरी 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड। ठीक है, कितना रेशियो हो रहा है, 1:5 का, तो देयरफॉर वॉल्यूम of propane burnt for every 100 centimeter cube of oxygen will be equal to 1/5। रेशियो कितना है, 1/5 का, इंटू दिया क्या है मेरे को, ऑक्सीजन, तो 5 × 1 = 5, 20 ज़ा, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ये कौन होगा, ये प्रोपेन होगा जो कि बर्न हो रहा है।
ठीक है, यानी एक वॉल्यूम तो ये 5, 1:5 का रेशियो, तो वैसे ही इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब में भी लगा लो 1:5 का रेशियो, तो 100 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 20 होगा, तो यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन आपका बर्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन है, उसको मिक्स किया जा रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो मिक्सचर को फिर जला दिया जाता है, और जब वो जल रहा है तो क्या इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पे मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो वाटर का तो नील रहेगा, लिक्विड है, ये गैसेस हैं, इन तीनों के रेशियोज हम लोगों को लेने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, और ये कितना है, ये फिर से एक वॉल्यूम है, और ये हम लोग नील लेते हैं। ये हो गया। तो अब ये देखो, बाई गे-लुसेक्स लॉ क्या पता चल रहा है कि एक वॉल्यूम ऑफ मीथेन, एक वॉल्यूम मीथेन को क्या चाहिए, रिक्वायर करता है 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन। एक वॉल्यूम मीथेन क्या चाहिए उसको, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो देयरफॉर 80 सेंटीमीटर क्यूब अगर मीथेन है, कितना है, 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन है, तो उसको कितना चाहिए, रिक्वायर करेगा कितना ऑक्सीजन, ट्वाइस 2 × 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब इसको ऑक्सीजन चाहिए। ये हो गया हमारा पहला, 1:2 का रेशियो है, जस्ट दुगना उसको चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं कि एक वॉल्यूम जो मीथेन है वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में ही सारा लिखते हैं। देयरफॉर 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा 80 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1:1 का रिश्ता है। ये एक तो ये भी एक, तो ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा। तो अब कंपोजिशन क्या निकलेगा गैसियस मिक्सचर का आफ्टर रिएक्शन। तो यहां पे बोल रहा है कि जब रिजल्टिंग मिक्सचर को कूल किया जाएगा इनिशियल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो क्या आएगा। तो यहां पे देखो, जब कूल किया जाएगा आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला है मीथेन, 80 - 80 ख़त्म हो गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, 80 सेंटीमीटर क्यूब देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ था, ऑक्सीजन दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था ना, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, ज़रूरत कितनी पड़ी 160 की, तो यानी कि 200 - 160 यानी कि = 40 सेंटीमीटर क्यूब ये भी बचेगा, है ना, ये बचेगा हमारा। और वाटर, तो वाटर हमने पहले ही ले लिया, ये नेग्लिजिबल, ठीक है, हम लोग किसको इसको क्या लेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे, लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 40 सेंटीमीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, 40 सेंटीमीटर मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये रहा आपका रिएक्शन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले वो गे-लुसेक लॉ के हिसाब से यहाँ पे देखो, एक वॉल्यूम है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे फिर से एक वॉल्यूम है, और यहाँ पे भी गैस है, तो यहाँ पे लेना होगा, ये 2 वॉल्यूम है। तो गे-लुसेक लॉ के हिसाब से एक वॉल्यूम जो है मीथेन का वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम्स, कितना वॉल्यूम, प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। एक वॉल्यूम मीथेन का प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम HCl। तो देयरफॉर अगर 40 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास क्या है, मीथेन है, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, जस्ट 2 गुना यानी 2 × 40 = 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ये हमारा HCl प्रोड्यूस होगा। ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब इसके बाद दूसरा वाला रिश्ता देखो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम का,
एक वॉल्यूम मीथेन को कितना चाहिए आपको, 2 वॉल्यूम जो है क्लोरीन चाहिए, ठीक है। तो सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 वॉल्यूम क्लोरीन, तो एक वॉल्यूम अगर मीथेन को चाहिए 2 वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए, तो देयरफॉर 40 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन को क्या चाहिए, ट्वाइस 2 × 40, यानी कि ये भी कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। यानी इसके साथ भी इसका रिश्ता कितना है, 1:2 का है, यानी जस्ट दुगना, तो 40 का दुगना 80 हो गया। तो अब आपके पास आया क्या क्या है, तो जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास, क्या फॉर्म हो रहा है, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। ये चीज़ें आपको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में इफ़ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथिलीन C2H4 इज़ बर्नड इन जस्ट सफिशिएंट एयर, बस काफ़ी मात्रा में हवा है और उस हवा में भी 20% केवल ऑक्सीजन है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यानी जो एयर लेंगे वो 5 गुना आना चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का। जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका 5 गुना हमको हवा लेना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि जो हवा है उसमें सिर्फ 20%, 1/5वां हिस्सा केवल ऑक्सीजन है। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्टीम, सारा मेजरमेंट वगैरह अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कंपोजिशन आपको रिजल्टिंग मिक्सचर का निकालना है। तो इसमें तो सबसे पहली चीज़ हमको जो नहीं दी हुई है वो है आपका केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको केमिकल इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ बर्न कर रहा है, एथिलीन को बर्न कर रहा है। एथिलीन यानी कि C2H4 ये गैस है और ये बर्न हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये भी गैस है और ये बर्न हो रहा है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा है। और प्रोडक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है जो कि गैस है, अब प्लस 2H2O, ये भी स्टीम है, इसलिए इसको भी क्या लेंगे, गैस लेंगे। यहाँ दिया हुआ है ना स्टीम। अब यहाँ है ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है 3O2, ये 2 वॉल्यूम है 2CO2 और ये भी 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम ले लेंगे, 2H2O है। अब यहाँ पे गेल-लुसेक लॉ के हिसाब से सबसे पहले क्या है कि 1 वॉल्यूम इथिलीन शॉर्टकट में रिक्वायर करता है, कितना रिक्वायर करता है, 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये रिश्ता देखो, 1 वॉल्यूम एसिटिलीन, 3 वॉल्यूम इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो देयरफॉर अगर एसिटिलीन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये एसिटिलीन कितना चाहिए, ये रिक्वायर करेगा 3 गुना, 3 × 200, यानी कि 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 600 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं, क्या है कि 1 वॉल्यूम एथिलीन, इसको क्या चाहिए, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम CO2, 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। तो देयरफॉर है कितना ये, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो ये प्रोड्यूस करेगा कितना, जस्ट दुगना, यानी कि 200 × 2, यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ये प्रोड्यूस करेगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट आते हैं 1 वॉल्यूम, अच्छा फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर में यानी कि हमको इसका भी निकालना होगा, ये क्या है आपका, स्टीम का निकालना होगा। तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन प्रोड्यूस करता है 2 वॉल्यूम स्टीम। कितना स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम। तो देयरफॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 × 200,
यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब आपका स्टीम इतना प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ देखनी है इसमें, हमारा ऑक्सीजन कितना आया है, 600 आया है ना। तो हवा कितना लिया होगा बताओ। तो आपको पता है 20% ही सिर्फ आ रहा था। तो देखो, व्हेन ऑक्सीजन इज 20%, तो अनरिएक्टेड एयर कितना होगा, अनरिएक्टेड एयर 80% होगा, है ना। लिखा है ना, देखो यहाँ पे कंटेनिंग 20%, यानी 100% हवा है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा केवल 20% है, तो बचा 80% क्या हो जाएगा हमारा, अनरिएक्टेड एयर हो जाएगा, यानी दूसरे अदर गैसेस जो कि हमको नहीं चाहिए थे। तो देयरफॉर व्हेन ऑक्सीजन इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 600 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब कितना आ जाएगा ये 80/20। पहले ये तो रेशियो हो गया, ये क्या हुआ, रेशियो हुआ अनरिएक्टेड और ये जो है ऑक्सीजन का, अनरिएक्टेड का ऑक्सीजन के साथ रेशियो 80/20 हो गया, इनटू कितना कर दो 600 से, 0 से 0, 2 1 जा 2, 30 जा 8 3 जा 24, कितना आ गया 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आपका एयर, इतना एयर इस्तेमाल किया गया, इतना जो है अनरिएक्टेड एयर है, सॉरी। तो क्या बताना था आपको, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर में हमारे पास सबसे पहले CO2 है, CO2 के बाद हमारे पास है स्टीम, और स्टीम के पास अब हमारे पास है अनरिएक्टेड एयर। CO2 हमको कितना मिला, CO2 मिला हमको 400 सेंटीमीटर क्यूब। स्टीम देखो यहाँ निकाला है, कितना है, स्टीम भी है आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब। अनरिएक्टेड एयर ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है 2400 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे है 20 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, 10 मिलीलीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 20 milliliter of oxygen are exploded in an iodometer. What will be the volume and composition of mixture of gases? तो क्या रिजल्टिंग मिक्सचर होगा आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे कह रहा है कि हर एक रिएक्शन को सेपरेटली लिखने को, क्या करना है, हर एक को सेपरेटली लिखना है हमको। तो कौन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा देखो जल्दी से। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करते हैं, ये रहा रिएक्शन किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2 वॉल्यूम, क्या निकलेगा, वाटर। तो ये कितना है, 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है। अच्छा ये देखो, ये 20 ml है, ये 10 ml था, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, अभी बोल मत देना 30 ml आएगा, 2 वॉल्यूम आएगा ना, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिक्विड का क्या लेते हैं, नील लेते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं सेपरेटली, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, 10 ml है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, ऑक्सीजन के साथ करवाना है, तो 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम, यहाँ 1 वॉल्यूम, और ये प्रोड्यूस हो रहा है 2 वॉल्यूम। ये कितना ml था, 10 ml था, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन कितना जाएगा, यहाँ पे 5 ml ही बचेगा ना, कितना बचेगा इन एन ओडोमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आफ्टर गैसेस। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा, 2 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 10 ml ये आना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो नील हो गया, और 10 ml यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन, तो 10 ml बचा हुआ है, तो 2:1 का रेशियो है। ये कितने का रेशियो है, 2:1 का। 2 वॉल्यूम का मतलब अगर 10 है तो 1 वॉल्यूम का मतलब कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और कितना आएगा 5 ml, ठीक है। तो ये यहीं से हमने कर लिया। अब देखो है क्या कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन used is equal to 10 + 5 is equal to 15 ml।
यहाँ पे भी देखो यही हुआ है, 2 वॉल्यूम का मतलब अगर 20 है तो 1 वॉल्यूम का मतलब कितना हो जाएगा 10, 2 वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे भी 10 है तो 1 वॉल्यूम का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 5 15, अभी भी 20 ml में से 5 ml बचा हुआ है, तो 15 ml यूज हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर, कितना ऑक्सीजन अभी बचा रह गया, इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 ml, ये ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी बचा है। और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, तो देखो 2:2 का रेशियो है, तो 10 ml अगर रिएक्टेंट है तो 10 ml ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो दैट इज 10 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना आया, ये 15 ml आया है ना, 10 और 5 ये 15 ml आ गया। तो जब कूल करोगे तो क्या आएगा, 15 ml आएगा। 15 ml में से कूल करने पे 5 ml आपका ऑक्सीजन है और आपका 10 ml क्या है, आपका CO2 है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। अ सैंपल ऑफ कोल गैस कंटेंट 45% हाइड्रोजन, 30% मीथेन, 20% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 5% आपका C2H2 है। बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के हिसाब से C2H2 को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं ना। आपको बताना है कि 100 ml ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर वॉज मिक्सड विथ 160 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml इसका 160 ml ऑक्सीजन के साथ हमने एक्सप्लोड किया, तो वॉल्यूम और कंपोजिशन निकालना है रिजल्टिंग मिक्सचर का जब इसको ठंडा किया जाएगा रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अच्छा, ये एक और चीज़ है, 100 ml ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर, इस गैस में 45% हाइड्रोजन, 30% मीथेन, 20% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% C2H2। तो ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दी है, यानी कि 100 ml ऑफ गैस यस मिक्सचर विल कंटेन 45 ml हाइड्रोजन, 30 ml CH4 मीथेन, 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 5 ml एसिटिलीन। ठीक है। अरे भाई 45%, 30%, 20%, 5% ये मिला के 100%, 100% को 100 ml के साथ आप कंपेयर किए तो पता चला कि इतना ही इतना आएगा। ये 45 ml, 30 ml, 20 ml और 5 ml आ गया, ये आपको मिल गया। इक्वेशन क्या क्या है, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन वाला, सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन वाले में आपको पता है कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, और ये लिक्विड बन जाएगा, तो इसका वॉल्यूम ले लिया नील। अच्छा, ये कितना है, 2:1 का रेशियो है, ये 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपका 45 ml। अरे यहाँ पे देख लेते हैं 45 ml। तो अगर ये 45 ml है तो आपका ऑक्सीजन कितना लगेगा, ऑक्सीजन 2 का आधा है ना, 2:1 है तो 2 का आधा लगेगा, यानी कि 22.5 ml। बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो, आप समझो बस, 2 का मतलब 45 तो 1 का मतलब 22.5, 2 का मतलब 100 तो 1 का मतलब 50। फिर बी वाला देखते हैं हम लोग। बी वाले में कौन है भाई, हमारा मीथेन है। मीथेन कैसे रिएक्ट करता है, तो मीथेन के लिए CH4 रिएक्ट करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ 2H2O। ये नील हो गया क्योंकि ये लिक्विड प्रोड्यूस हो गया। ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है। अब आपको इसमें पता किसका है, आपको पता सिर्फ और सिर्फ मीथेन का है। मीथेन कितना है, 30 ml है। तो अगर ये मीथेन आपका 30 ml है, 1 वॉल्यूम का मतलब 30, तो 2 वॉल्यूम का मतलब 60, तो 1 वॉल्यूम का मतलब 30, तो यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम का मतलब 30। ये आ गया आपका दूसरा वाला। फिर इसके बाद आप देखो सी, अब कौन बचा हुआ है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करने के लिए 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन हमने पहले भी देखा, यानी ये 2 वॉल्यूम रहेगा, ये 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है।
इसमें पता किसका है, तो पता है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि 20 ml है। तो अगर 2 वॉल्यूम का मतलब 20 ml, तो 1 वॉल्यूम का मतलब 10 ml, इसका जस्ट आधा, और 2 वॉल्यूम का मतलब फिर से 20 ml। इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट डी वाला, और ये कौन है, एसिटिलीन है हमारा, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का रिएक्शन यानी कि C2H2, ये 2 वॉल्यूम होगा, किसके साथ, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन इसको चाहिए होगा ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 वॉल्यूम वाटर के। तो ये आपका वाटर है, नील हो गया, यहाँ 4 वॉल्यूम है, यहाँ 5 वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपका 2 वॉल्यूम है। पता किसका है, इसी का, ये 5 वॉल्यूम है, तो ये 5 मिलीलीटर है, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 2 का मतलब अगर 5 है, 2 का मतलब अगर 5 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, मिटा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखने के बाद मुझे मिटाना ही होगा, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम का मतलब है 5 ml, तो 1 वॉल्यूम का मतलब हो गया 5/2 ml, तो यानी कि 5 वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया, 5/2 इंटू 5 ml, यानी 25/2 आ गया ना, 25/2 यानी कि 12.5। यहाँ कितना लिखेंगे, 12.5, मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह की कमी है। उसी तरीके से 4 कितना हो जाएगा, 5/2/4, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। वैसे ही कैलकुलेट कर लेना जैसे अभी कैलकुलेट किया था, ये 10 ml आ जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना इस्तेमाल हुआ, हर जगह पे देखो, टोटल ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले 22.5, 22.5 के बाद 60, 60 के बाद 10, 10 के बाद 12.5, दिख रहा है ना भाई, 12.5, 10, 60, 22.5, ये टोटल ऐड करोगे 105 ml इस्तेमाल हुआ। और कितना हमको दिया हुआ था, वो हमको दिया हुआ था 160 ml, कितना दिया है, 160। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, 160 माइनस 105 इज इक्वल टू 55 ml, ये हमारे पास अभी भी ऑक्सीजन बचा हुआ है। अच्छा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म हुआ ये पता करना है, तो कितना निकलेगा, ये आपका कितना निकल जाएगा, जगह है, चलो हाँ ये तो नज़र आ जाएगा आपको। तो टोटल CO2 फॉर्म्ड, ये भी निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह का ऐड करो। सबसे पहले में कितना है, यहाँ 30, सबसे पहला यहाँ है 30, 30 के बाद कितना है यहाँ 20, 20 के बाद यहाँ कितना है 10, यानी कि 30, 20, 50, 10, 60, 60 ml, इतना CO2 प्रोड्यूस हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो बच गए हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, देखो क्या क्या बचा है तुम्हारे पास, एक तो 55 ml बचा हुआ है ऑक्सीजन, साथ में 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना हो गया 115 ml ये गैस आपके पास बची हुई है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो एमिडियो एवोगैड्रो ने 1811 में हाइपोथेसिस रखी, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, रिलेशन के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन। अलग अलग गैसेस हैं, उनको अगर एक सिमिलर कंडीशन में रख दिया गया तो कैसा रिश्ता रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया कि इक्वल वॉल्यूम गैसेस का अगर होगा सेम कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। अब इसको समझो, यानी कि H2 में अगर X मॉलिक्यूल है तो NH3 में भी X मॉलिक्यूल ही होगा अंडर सेम टेम्परेचर एंड कंडीशन अंडर सेम वॉल्यूम है। तो यानी कि अगर हम कहें हाफ क्लोरीन में, तो अगर हाफ वॉल्यूम कर देंगे तो हाफ का मतलब X/2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर 50 ml हाइड्रोजन में आपका Y मॉलिक्यूल है तो आपका 25 ml हाइड्रोजन में कितना आ जाएगा, Y/2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये बात कहनी थी उनकी, है ना। बिल्कुल कैसा रहेगा, सेम। और वही चीज़ बाकी सबके साथ भी होगी, किसी भी गैस के साथ सेम चीज़ होने वाली है, ऑक्सीजन के साथ भी सेम होगा।
ऑक्सीजन भी अगर 50 ml अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो मतलब उसमें अभी कितने मॉलिक्यूल होंगे, y मॉलिक्यूल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, y होंगे। दिस मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि 1 लीटर हाइड्रोजन में भी उतना ही जो है कि वो मॉलिक्यूल होगा जितना 1 लीटर ऑक्सीजन में होगा या 1 लीटर क्लोरीन में या किसी और गैस में होगा, अगर वॉल्यूम गैस का सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर किया जाता है। एवोगैड्रो ने आगे और सजेस्ट किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है गैसियस एलिमेंट का, वो कौन है, वो मॉलिक्यूल है एंड नॉट द एटम। एटम नहीं है, क्योंकि एटम जो है हो सकता है कि दो इट में कंटेन 1, 2 और मोर एटम्स, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में जो है कि एक या एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। यानी कि एग्जांपल कि एक मॉलिक्यूल जो N2 का है इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो नाइट्रोजन, यानी कि इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के। वैसे ही एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग अमोनिया का ले लें तो इसमें जो है 1 एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो इसीलिए इन्होंने एटम को नहीं कंसिडर किया, एटम को ना कंसिडर करके मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम, इसके बाद एटोमिसिटी दी हुई थी, ठीक है। बीच में एक मिनट ठीक है। यहाँ पे एक और बात की थी कि जो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। एटम क्या होता है, एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। किसमें, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हाउएवर ये जो है जो एटम है मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी आज़ादी से मे बी जो है कि ये नहीं दिख सकता आपको इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के बारे में क्या बात है कि जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट होता है किसी एलिमेंट के लिए या फिर कंपाउंड के लिए, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करता है बाय इटसेल्फ, एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, है ना, आज़ादी से रहता है। और ये ब्रेक भी नहीं करता है ना, ये ब्रेक नहीं करता है। कब तक ब्रेक नहीं करता है, जब तक कि ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने ना जाए। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है तो मॉलिक्यूल क्या नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। तब अब आते हैं हम लोग एटोमिसिटी पे। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि कितने एटम है किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के। जैसे कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक वो होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो। मोनो एटॉमिक में ज़्यादातर आपकी यही गैसेज आएंगे, जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गन आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इनर्ट गैसेज होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल मोनो एटॉमिक मिलेंगे आपको। डाई एटॉमिक की बात करें तो डाई एटॉमिक में आपको मिलेगा, इसमें 2 एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे हाइड्रोजन कब का लिख रहे थे, ऑक्सीजन, इसके अलावा क्लोरीन भी देखा, इसके अलावा नाइट्रोजन भी देखा, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, डाई एटॉमिक, यानी 2 एटम होते हैं इनके एक मॉलिक्यूल में। टेट्रा एटॉमिक में एक नाम बस याद है, वो है आपका ओजोन, ठीक है, O3, ओजोन गैस का, ये रहा, यहाँ लिख देंगे। तो इसमें ट्राई एटॉमिक में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे। फिर टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मतलब होता है 4, तो टेट्रा का एग्जांपल है फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस की एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। इसके अलावा ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक में आपका एक आता है सल्फर, तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 8 एटम होने वाले हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एक तरह के एटम से, उनको होमो एटॉमिक कहा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस है आपका, तो ये होमो एटॉमिक है, एक जैसे से बना है, चारों एक ही हैं, चारों फॉस्फोरस के हैं, तीनों ऑक्सीजन के हैं ओजोन में। और कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रो एटॉमिक, अलग अलग। अब जैसे HCl है, NH3 है, HCl में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ये कैसे हुए, हेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हुए। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिस वो सिर्फ एक तरह के एटम से बना हो वो होमो हो जाएगा, हेट्रो का मतलब अलग अलग। अब यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ पे आपको बेस्ड है कुछ क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कलेक्ट किया सेम तापमान और दबाव में 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 लीटर क्लोरीन का, 5 लीटर हाइड्रोजन का, 4 लीटर नाइट्रोजन का, 1 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का। किस गैस सैंपल में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, किस गैस सैंपल में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा? जस्टिफाई करो अपने आंसर को। सोचने लगे होगे 5 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। यहां पे क्या कह रहा है? अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने कलेक्ट किया है, तो किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो आपने पहले पढ़ा क्या है, पहले वो देखो। आपने पढ़ा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure contain same number of molecules। आपने ये पढ़ रखा है कि अगर टेम्परेचर कंडीशन सब सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है, तो जितना वॉल्यूम, तो वो सेम जो है कि मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखेंगे। तो सो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, if volume of gas is decreased, then the molecules will also डिक्रीज। अब देखो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तब क्या होना है? तब आपका सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम अगर सेम है तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है, 5 लीटर है, 4 लीटर है, 1 लीटर है। और अगर सेम टेम्परेचर है, सेम कंडीशन है, यानी जितना कम, यानी कि सबको अगर सेम वॉल्यूम होता तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल मिलता। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? अलग अलग वॉल्यूम है सबका, तो वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग गिन लेंगे। तो वॉल्यूम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन यही सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि सेम कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर के अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल भी डिक्रीज करेगा। तो 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन will contain greatest number of molecule। उसी तरीके से 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का ये क्या करेगा? कंटेन करेगा लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि इफ, अच्छा ये यहाँ आ गया है उठ के, कोई नहीं। इफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस कंटेन वाई मॉलिक्यूल, 50 सीसी में अगर वाई मॉलिक्यूल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ बी विल बी इन 25 सीसी ऑफ बी अंडर द सेम कंडीशन। ये तो कितना आसान है। एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से ए विल कंटेन इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मॉलिक्यूल, इक्वल मॉलिक्यूल्स एज 50 सीसी ऑफ बी। आपका क्या कहता है एवोगैड्रोस लॉ की? एक ए है, एक बी है। अगर दो तरह के गैस हैं लेकिन दोनों सेम कंडीशन में रखे हुए हैं और सेम वॉल्यूम है, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के अंदर होंगे। तो ए में भी उतना ही होगा जितना 50 सीसी ऑफ बी में भी होगा, यानी 50 सीसी ए में उतना ही होगा जितना कि 50 सीसी बी में। तो 50 सीसी में कितना है आपका कंटेन करता है? 50 सीसी में कंटेन होता है वाई मॉलिक्यूल। तो 25 सीसी में कितना हो जाएगा? y/2 मॉलिक्यूल। इसको आधा किया तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, y/2। तो देयरफॉर
बी वाला कितना कंटेन करेगा 25 cc सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी विल कंटेन Y/2 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया, जो भी एग्जांपल दिए हुए थे डिस्कस कर लिया, डायरेक्टली हमने आपको दिखाया नहीं, और न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।